हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर निखिल मिश्रा। और अब तक हम लोग फिजिक्स के 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था फिजिक्स का और बेसिकली थोड़ा बहुत बताया था फिजिक्स और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल लॉज क्या होती हैं। कल हम लोगों ने ये पढ़ा कि डायमेंशंस क्या होती हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों ने ये पढ़ा डायमेंशंस क्या होती हैं, पर डायमेंशंस के पढ़ने के यूजेस क्या है, या तो डायमेंशनल एनालिसिस की स्टडी हम लोग क्यों करते हैं फिजिक्स में। आज का जो लेक्चर है वो उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो लेकिन मैं एक बात आपको पहले बताना चाहूंगा आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। जो लोग पहली बार ही ये लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि इसके पहले वाले दोनों लेक्चर्स को भी देखें आप लोग, क्योंकि फिजिक्स के अंदर चीजें पहले से पीछे से कंटिन्यू होती हुई आगे आती हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप अपने लैपटॉप पे या तो अपने मोबाइल पे या टैब पे आप जब लेक्चर की स्टडी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाथ में पेन और फिर नोटबुक लेकर के बैठे आप लोग, और जो डेफिनेशंस वगैरह हैं, जो एग्जांपल्स बोर्ड्स पे हैं, जो भी चीजें लिखी हुई है उसको नोट डाउन करो। नोट मेकिंग जरूर कीजिए आप लोग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस ऑल्सो। अदरवाइज लेक्चर देखना वुड बी जस्ट लाइक अ मूवी, देखा एंजॉय किया एंड देन यू वुड बी ओवर विथ इट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको लेक्चर बिल्कुल वैसे ही डील करना है जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे होते और जैसे आप लोग पढ़ रहे होते, बिल्कुल उसी तरह से आपको नोट मेकिंग करनी है। जब भी मैं डेफिनेशन मैं बोलूंगा ये डेफिनेशन है, उसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। जब भी यूज के लिए कुछ भी, मैं जैसे कि आज यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो जो चीजें मैं आपको नोट डाउन करने बोलूंगा वो नोट डाउन कीजिएगा। इनफैक्ट जितनी भी चीजें बोर्ड पे लिखी हुई होती हैं वो तो एटलीस्ट आपके नोटबुक में होनी ही चाहिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस इज ऑफ वेरी ग्रेट यूज व्हाइल स्टडिंग फिजिक्स। फिजिक्स की स्टडी करते वक्त डायमेंशनल एनालिसिस का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसमें जो सबसे पहला यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का, इट इज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूले के करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शंस है और चारों ऑप्शन में मान लीजिए उसने बोल दिया है कि देन द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दिस लिक्विड इज, ठीक है। और 4 फॉर्मूले दे दिए। अभी हालांकि आप लोग 11th में आए हो तो आपको ये शब्द भी नहीं पता होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, इसीलिए मैंने ये शब्द का नाम भी लिया आपके सामने कि मान लीजिए उसने आपसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला पूछ दिया। कल की क्लास में मैंने आपको बोला था कि आप धीरे धीरे एनसीईआरटी के पीछे जो भी अपेंडिक्स के अंदर जो भी आपको फॉर्मूले गिवन है वो फॉर्मूले याद करना स्टार्ट कीजिए। डायमेंशनल एनालिसिस का 5-5 ही डेली कीजिए, क्योंकि आप एक्वेंटेड नहीं है उन टर्म्स के साथ, तो 5-5 डेली कर सकते हो आप। तो 5-5 भी अगर आप कीजिएगा तो यू विल सी दैट इन अ 15 to 20 डेज टाइम वी विल बी वेल इक्विप्ड। जब तक ये लॉकडाउन खुलेगा तब तक आप लोगों को सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले याद हो चुके होंगे, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं यहां पर कि जो भी हमारे पास यहां पर यूजेस हैं, इन सारे यूजेस के अंदर हमें एटलीस्ट डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए क्वांटिटीज का, तभी हम यूजेस को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो अब मैं आपको पहला यूज जो बता रहा हूं, इट इज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। और मान लीजिए क्वेश्चन ने आपसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला पूछ लिया। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला आपको आता ही नहीं है, एग्जाम में आप भूल गए, लेकिन आपको एक बात याद था कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या है। जो जनरल फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, वो नहीं पूछेगा आपसे। एग्जाम में आपको कुछ वेरिएबल्स दे देगा, कुछ सिचुएशन दे देगा और बोलेगा कि इनमें से इस पर्टिकुलर कंडीशन में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। इट विल नॉट बी द जनरल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना। उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपसे पूछेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन आपको पता है, तो चारों ऑप्शंस में देखिए कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की कौन सी डायमेंशन जो है वो सही है, या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन से मैच करता हुआ कौन सा फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से मैच कर जाएगा वो हमारा सही फॉर्मूला होगा, ठीक है। आगे मैं ये भी चीज आपको बताऊंगा कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई फॉर्मूला किसी डायमेंशन से मैच हो जाए तो वो सही फॉर्मूला है, पर फिलहाल आपको ये मान के चलना है, यहां पर जो अब तक हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंदर आपको ये मान करके चलना है कि मान लीजिए आपके पास 4 फॉर्मूले हैं,
तो 3 फॉर्मूले तो मैच नहीं ही होंगे डायमेंशनली, ठीक है ना, कोई एक ही मैच होगा। आगे ऐसी भी कंडीशंस आएंगे जब 2 मैच हो जाएंगे, तो 2 मैच हो जाएंगे फिर हमें दूसरी तरीके से डेरिवेशन करना पड़ता है। बट मान लीजिए कि आपके पास 4 ऑप्शंस आए और चारों ऑप्शंस में केवल एक ही ऑप्शन का जो डायमेंशन है वो किससे मैच हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन से मैच हुआ, तो वही फॉर्मूला हमारा सही होगा, बाकी के तीनों फॉर्मूले सही नहीं होंगे। तो ऐसे हम लोग करते हैं चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। तो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला में एक बात आप लोग ध्यान रखना यहां पे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि इफ अ गिवन फॉर्मूला और एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, then for sure it is wrong और incorrect। इस चीज को आप लोग नोट कीजिए। इफ अ गिवन फॉर्मूला और एक्सप्रेशन, इफ अ गिवन फॉर्मूला और एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, देन फॉर श्योर इट इज रॉन्ग। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो इनकरेक्ट ही है, ये पक्की बात है कि वो गलत ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ अ फॉर्मूला or expression whatever it is dimensionally correct, if a formula is dimensionally correct then it may be correct। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो ये श्योर है कि वो फॉर्मूला गलत ही होगा। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो गलत ही होगा, पर अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो हम लोग जब भी डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं फॉर्मूला का, तो हम लोग सही फॉर्मूला नहीं ढूंढते हैं उसके अंदर, हम लोग गलत फॉर्मूलों को रूल आउट कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो ये पक्की बात है कि वो गलत ही होगा, ठीक है। तो होपफुली ये नोट डाउन कर लिया है आप लोगों ने, या तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना। अब जैसे कि हम लोग अगर बोलते हैं कि लेट अस फाइंड द टाइम पीरियड, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आया द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is given by which one of the following expressions, ठीक है। The frequency of a simple pendulum is given by which one of the following expressions। मान लीजिए ऐसे आपके पास क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G, ठीक है। जो दूसरा ऑप्शन है इट इज 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ G/L, ठीक है। जो तीसरा ऑप्शन है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ GL, और जो चौथा ऑप्शन है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ GL स्क्वायर। मान लीजिए ऐसे 4 ऑप्शन है आपके पास और फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम आपको पता करनी है। अब एक बात तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है इट इज 1 बाई टाइम पीरियड। ये क्लास 10 तक आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान रखना कि जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज 1 बाई टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी क्योंकि 1 बाई टाइम पीरियड है तो इट इज 1 बाई, और टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होगी, टाइम की, बिकॉज इट इज टाइम, सो 1 बाई टी, यानी फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होगी m0 L0 t -1। कल हम लोगों ने इसको लिखना सीखा था कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे कि जो पहला ऑप्शन है 1/2 पाई अंडर रूट L/G, हम लोग आगे प्रोसीड करें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है कि मैथमेटिकल नंबर्स जो होती हैं लाइक 1, 2, 100 एटसेट्रा, ये जो नंबर्स होती है हमारी, एंड मैथमेटिकल कांस्टेंट, जो हमारी फिजिकल कांस्टेंट्स है उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, मैथमेटिकल कांस्टेंट्स की बात कर रहे, जैसे ई हो गई, पाई हो गया एटसेट्रा, ठीक है ना।
ई हमारी आइलर नंबर है, पाई है, ये सब जो होती हैं आर ऑलवेज डायमेंशनलेस, आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। तो ये जो मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं 1 2 अप टिल 100 एंड मैथमेटिकल कांस्टेंट्स जैसे कि ई हो गई, पाई हो गया, ये सब हमेशा क्या होती हैं, डायमेंशनलेस होती है। मतलब कि अगर कोई बोले कि डायमेंशन ऑफ पाई क्या है, ऐसे लिखने का मतलब कि उसका हम डायमेंशन बता रहे फिलहाल इस चैप्टर में, ठीक है। तो पाई की डायमेंशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे m0 l0 t0। अगर कोई आपसे पूछ ले 2 की डायमेंशन क्या है, तो क्या बोलोगे m0 l0 t0, दैट इज पाई इज डायमेंशनलेस, 2 इज डायमेंशनलेस एटसेट्रा। तो कोई भी जो डायमेंशनल नंबर्स होती हैं, जो सॉरी कोई भी मैथमेटिकल नंबर्स होती हैं, वो हमेशा क्या होती हैं, डायमेंशनलेस होती हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना कि मैथमेटिकल नंबर्स लाइक 1 2 एनी मैथमेटिकल नंबर 1 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, कुछ भी हो, एंड मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स जो आएंगी, ई हो गई, पाई हो गई, ई आइलर नंबर होता है मैथमेटिक्स का, ठीक है। ये हम फिजिक्स में भी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। इसको एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं हम लोग। तो ई हो गई, पाई हो गया, ये सब क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। तो अब आपको यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हम पहले एक्सप्रेशन को चेक करते हैं। तो अगर हम पहले एक्सप्रेशन को चेक करें यहां पर, तो जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्या दी हुई है, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। तो 1/2 पाई की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। चलिए एक बार लिख लेते हैं, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। अब अगर आप इसको डायमेंशनली डील करना चाहो तो 1/2 पाई, तो 1 के डायमेंशन ऊपर क्या लिखोगे, m0 l0 t0, नीचे 2 की डायमेंशन क्या लिखोगे, m0 l0 t0, और पाई की डायमेंशन भी क्या लिखोगे, m0 l0 t0। तो हम डायरेक्टली 1/2 पाई को m0 l0 t0 लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बस पूरे के सारे स्टेप्स फिलहाल आपको करके दिखा रहा हूं क्योंकि पहली बार आप लोग कर रहे हो। इनटू अंडर रूट ऑफ l बाई जी। तो अंडर रूट l बाई जी अगर मैं लिखता हूं यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा कि m0 l0 t0 जो यहां पे लिखा हुआ है हमारे सामने, ठीक है, इन अपॉन m0 l0 t0, m0 l0 t0, ये किसकी वजह से था, इनकी वजह से। अब l की वजह से क्या आएगा, m0 l1 t0, और अपॉन नीचे g की वजह से क्या आएगा, तो g की वजह से आएगा m0 l1 t-2, क्योंकि g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन का मैंने कल डिराइव करके भी दिखाया था कि एक्सेलरेशन का क्या होता है, l1 t-2, m0 l1 t-2। तो यानी कि आप लोग क्या लिखोगे इसको, तो ये हो गया m0 l0 t0, ये सभी, ठीक है, इनटू अंदर ये l से l कैंसल आउट हो गया, केवल t-2 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी, तो इट इज m0 l0 हो जाएगा क्योंकि 1 से 1 कैंसल, और t-2 t स्क्वायर हो जाएगी। यानी कि अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हो तो बाहर तो m0 l0 t0 है और अंदर हो जाएगा m0 l0 t स्क्वायर। तो t स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 1, यानी कि m0 l0 t0 इंटू m0 l0 t की पावर 1, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा m0 l0 t1। तो यानी कि आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 1 की जो डायमेंशन है, ऑप्शन नंबर 1 की डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन से मैच नहीं हुई, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन थी वो m0 l0 t-1 थी। अभी हम लोगों ने उसको लिखा था, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन जो थी वो m0 l0 t-1 थी, पर यहां पर जो डायमेंशन आ रही है हमारी फिलहाल जो ऑप्शन नंबर 1 की डायमेंशन है वो है m0 l0 t1। तो बोथ आर नॉट मैचिंग, तो देयरफॉर ऑप्शन 1 इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। ऑप्शन 1 जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। तो ऑप्शन नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ g बाई l, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 को अगर हम डिस्कस करें तो ये लिखा हुआ 1/2 पाई अंडर रूट g बाई l, तो 1/2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ g। अब g के लिए क्या लिखोगे, तो एक्सेलरेशन है। 1/2 पाई को अब आप डायरेक्टली इसमें क्या लिख सकते हो, m0 l0 t0, ठीक है। अब ये जो g है, g की जगह पे लिखोगे m0 l1 t-2 और अपॉन l, तो जो l लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप लोग लिखोगे m0 l1 t0, ठीक है। तो यहां पे ये l से l कैंसल आउट हो गया, तो
हम ऑप्शन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, M0 L0 T0 और अंदर आपके पास आ जाएगा M0 L0 T-2, यानी क्या हो जाएगा M0 L0 T-1। तो आप देख सकते हो T-2 के ऊपर अंडर रूट था इसलिए यहां T-1 हो गया। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन 2 जो है उसकी डायमेंशन जो है वो किससे मैच हो गई है, फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन से मैच हो गई है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होती है इट इज M0 L0 T-1 और ऑप्शन 2 में भी जो डायमेंशन है वो क्या है, M0 L0 T-1। therefore 1 by 2 pi under root of G by L may be the correct formula for frequency। ठीक है, M0 L 1 by 2 pi under root G by L की जो डायमेंशन है वो M0 L0 T-1 है, तो therefore 1 by 2 pi under root G by L may be the correct formula for frequency। मैं अभी भी ये नहीं बोल रहा हूं कि it is the correct formula for frequency, but out of these four this may be the correct formula for frequency। और जैसा मैं आपको करके दिखा रहा हूं, अगर आप सेम इसके लिए करना चाहो 3, तो ऑप्शन 3 पे भी आप रियलाइज करोगे कि जो ऑप्शन 3 है वो भी करेक्ट फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी नहीं है। आप ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आप खुद से इन दोनों के डायमेंशंस चेक करोगे और आप देखोगे कि इनकी जो डायमेंशन है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं आएगी, वो M0 L0 T-1 के बराबर नहीं आएगी। तो ऑप्शन 3 का भी नहीं आएगा और ऑप्शन 4 का भी नहीं आएगा। दिस आई एम गिविंग यू एज होमवर्क, आपको खुद से ट्राई करना है, इन दोनों की डायमेंशंस बतानी है, और क्योंकि इन दोनों की जो डायमेंशंस है वो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के बराबर नहीं है, तो देयरफॉर 1 by 2 pi under root GL and 1 by 2 pi under root GL square will not represent frequency। These formulae are definitely incorrect। तो फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, if a formula is dimensionally correct then it may be the correct formula, but if a formula is dimensionally incorrect, if a formula is wrong, then for sure it is wrong। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना आप लोग, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। ठीक है, अब हम आपको यह बता रहे हैं यहां पर कि y in spite of 1 by 2 pi under root G by L representing the correct dimension of frequency, why we are telling that this formula may be correct। हम ये बोल रहे हैं कि ये फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है, बट वी आर नॉट टेलिंग दैट दिस फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर श्योर। ये फॉर्मूला करेक्ट ही है ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है, बट हम ये नहीं बोल रहे कि ये फॉर्मूला करेक्ट ही है। ऐसा क्यों, उसका रीजन सुनिए। मान लीजिए कि 1 by 2 pi अंडर रूट ऑफ G by L एक फॉर्मूला आपके पास फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ है, और दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ 1 by 4 pi अंडर रूट ऑफ G by L। अगर मैं इन दोनों की डायमेंशंस आपके सामने डिराइव करना चाहूं, तो 1 by 2 pi अंडर रूट G by L का हमने डिराइव किया ही था, क्या आया था वो M0 L0 T-1, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम बात करें 1 by 4 pi अंडर रूट G by L की, तो 1 by 4 pi अंडर रूट G by L में क्या हो जाएगा यहां पे कि 1 by 4 pi भी डायमेंशन लेस है, तो ये भी होगी M0 L0 T0। 1 by 4 pi भी डायमेंशन लेस है तो वो भी होगी M0 L0 T0। और उसके बाद फिर G by L की अगर हम बात करें तो G by L हो जाएगा M0 L1 T-2 डिवाइडेड बाय M0 L1 T0। ठीक है, तो वापस अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हो तो यही आएगा M0 L0 T-1। ठीक है, तो M0 L1 T-2 ऊपर है, नीचे M0 L1 T0 है, ये कैंसल आउट हो गया, वापस T-2 बचा, T to the power -2 और अंडर रूट लिया तो वापस T to the power -1 बच गया। दिस इज ऑल्सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, मतलब कि 1 by 2 pi अंडर रूट G by L जो है वो भी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी आ रहा है, एंड 1 by 4 pi अंडर रूट G by L जो है वो भी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो हम इसमें से किसको सही माने, तो अब डायमेंशनल एनालिसिस आपको यह बात नहीं बता पाएगी कि आप किसको सही मानोगे। ठीक है ना, तो इफ एन एक्सप्रेशन
involves dimensionless numbers या dimensionless constants, ठीक है, if an expression involves dimensionless constants then dimensional analysis may not be able to state the exact expression, ठीक है। इफ एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स डायमेंशनलेस नंबर, जैसे कि इसमें डायमेंशनलेस नंबर 1/2 पाई है, इसमें डायमेंशनलेस नंबर 1/4 पाई है, तो इफ एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, अगर कोई एक्सप्रेशन डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स को इन्वॉल्व करता है, देन डायमेंशनल एनालिसिस, ये जो पूरा प्रोसेस है ये डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है, देन डायमेंशनल एनालिसिस में नॉट बी एबल टू स्टेट द करेक्ट और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। लेकिन इस वक्त भी डायमेंशनल एनालिसिस आपको गलत एक्सप्रेशन तो बता ही देगी। डायमेंशनल एनालिसिस ये बता देगी कि ये गलत है, पर ये नहीं बता पाएगी कि ये सही ही है। जैसा कि अभी आपने देखा कि 1/4 पाई अंडर रूट जी बाई एल और 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल, डायमेंशनल एनालिसिस तो दोनों को ही डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी बता रही है। हालांकि आगे जब आप पढ़ोगे फिजिक्स में तो आपको पता चलेगा कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल, इट इज नॉट 1/4 पाई अंडर रूट जी बाई एल। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस से हम दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन के ऑप्शंस में ऐसा हो सकता है कि 4 में से 2 फॉर्मूले को भी डायमेंशनल एनालिसिस ने अगर हटा दिया, बोल दे ये दोनों तो गलत ही हैं, तो अब मान लीजिए कि आपको रिस्क भी लेना है, तुक्का भी लगाना है, तो अब केवल 2 पे आपको लगाना है। मतलब अब करेक्ट होने के चांस 50% हो गए हैं, जो कि पहले करेक्ट होने के चांस 4 ऑप्शंस में से आप तुक्का लगाते तो चांस था करेक्ट होने का बहुत कम चांस था, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि 2 ऑप्शंस या कभी कभार 3 ऑप्शंस ही हटा देती है डायमेंशनल एनालिसिस, अगर वो 3 ऑप्शंस को ही हटा दे तो और अच्छा है, फिर तो 100% सही हो गया। 3 ऑप्शंस को अगर हटा दिया तो एक करेक्ट आंसर ही तो बचा ना, फिर तो 100% सही है। लेकिन मान लीजिए अगर उसने 2 ऑप्शंस को भी हटा दिया, फिर भी 50-50% चांस है, मतलब कि सही होने का आपका। तो 50% सही होने का चांस है और 50% गलत होने का चांस है। तो गलत तो तभी होगा जब आपके पाप ज्यादा होंगे बहुत पुण्य के मुकाबले। 50% सही होने का भी चांस था, 50% गलत होने का भी, और आप गलत कराए, ठीक है ना। तो पुराने जन्मों के ही पाप होंगे आपके। खैर जोक्स अपार्ट, मैं ये आपको बता रहा हूं यहां पर कि डायमेंशनल एनालिसिस कई केसेस के अंदर आपका काम बहुत आसान कर देती है कि अगर आपको 4 में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट भी करने हैं तो 2 या 3 ऑप्शंस को तो वैसे ही एलिमिनेट करा देती है। केवल आप डायमेंशन चेक कर लो। जैसे कि ये हमारा जो क्वेश्चन था, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी, हमने चारों ऑप्शंस को चेक किया। हमें नहीं पता कौन सा फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, लेकिन हमने केवल उनके डायमेंशंस चेक किए। हमें यह पता था डायमेंशन, जो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है m0 l0 t-1 होता है, हमें यह बात पता थी। और हमें यह बात पता है कि इनके अंदर डायमेंशंस क्या आएंगे। तो हमने देखा कि ऑप्शन 2 का जो डायमेंशन था वो m0 l0 t-1 था, बाकी 1, 3 और 4 का नहीं था। तो 1, 3 और 4 तो डेफिनेटली गलत है, केवल और केवल ऑप्शन 2 ही सही है, और इसलिए हम लोगों ने ऑप्शन 2 को सही मार्क कर दिया। लेकिन मान लीजिए कि ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस डायमेंशनली करेक्ट आ गए रहते, अगर उसमें यह भी दिया होता 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल एंड 1/4 पाई अंडर रूट जी बाई एल, मान लीजिए ऑप्शन नंबर 4 रहता 1/4 पाई अंडर रूट जी बाई एल, तो फिर आप ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 को तो हटा देते क्योंकि वो दोनों डायमेंशनली सही नहीं है, और अब आपको गेस करना पड़ता कि क्या 2 सही है या क्या 4 सही है ऑप्शन, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। और ऐसा ही क्वेश्चन नीट 2016 में आया था, जिसमें कि वेलोसिटी ऑन टर्न हमें पता करना था, ठीक है। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको डिक्टेट नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस नहीं समझ पाओगे आप लोग। बस आपको इतना पता लगाना है इस क्वेश्चन के अंदर कि इन सारे फॉर्मूले में से वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा है, केवल आपको यह पता लगाना है, ठीक है। तो मैं पहला लिख रहा हूं आपको GR², ठीक है, म्यूएस tan थीटा -1/1 प्लस म्यूएस tan थीटा, ठीक है ना। यह पहला फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूं 2 में, अंडर रूट ऑफ G बाय R² 1 माइनस म्यूएस tan थीटा अपॉन म्यूएस
tan थीटा प्लस 1। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारी, इट इज अंडर रूट ऑफ जी आर। ठीक है, और अंडर रूट जी बाई आर स्क्वायर, ऐसे लिखता हूं अंडर रूट ऑफ जी बाई आर स्क्वायर, या जी बाई आर स्क्वायर पहले लिख देता हूं, अंडर रूट जी बाई आर लिखता हूं और फिर से लिख देता हूं म्यू एस tan थीटा -1 अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं लिखता हूं जी आर और जी आर एंड म्यू एस tan थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ऐसे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, इन ऑप्शंस के बारे में चर्चा करेंगे, पर उसके पहले एक बात मैं आपको बता दूं यहां पर, इन सारे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने से पहले, ठीक है, कि कोई भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से नोट डाउन कर लेना आप लोग। कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है, जैसे tan थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, साइन इनवर्स हो गया, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ऑल आर डायमेंशनलेस। ये नोट डाउन करते रहना आप लोग। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये सारे के सारे डायमेंशनलेस होते हैं। क्यों डायमेंशनलेस होते हैं? क्योंकि मान लीजिए साइन 30, अब साइन 30 का आंसर क्या आ जाएगा? तो साइन 30 का आंसर है 1/2। मतलब कोई भी साइन थीटा का आंसर एक नंबर होगा, और नंबर हमेशा क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। तो इसीलिए टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी की सारी क्या होती हैं? डायमेंशनलेस होती हैं। ध्यान रखना आप लोग। तो टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा ऑल आर डायमेंशनलेस। जैसे कि ये आप मतलब कि टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा कहीं भी दिखे तो उसके जगह पे आप लोग क्या लिखिएगा? मान लीजिए आपसे बोलते कि डायमेंशन ऑफ कॉस थीटा, कोई सा भी एंगल हो, कॉस 30, तो इसका आपका आंसर क्या आएगा? m0 l0 t0। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो डायमेंशनलेस होते ही हैं। अगर मान लीजिए इसके अंदर कुछ है, टैन थीटा, अब ये थीटा भी डायमेंशनलेस होती है। ये पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 2 है कि थीटा विल बी डायमेंशनलेस। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा इसको आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टैन थीटा, तो यहां पे थीटा जो होगी वो डायमेंशनलेस होगी। ठीक है, क्यों डायमेंशनलेस होगी? क्योंकि टैन के अंदर आप कोई एंगल डालिएगा, टैन या कोई साइन, कॉस, टैन, इनके अंदर आप क्या फीड कीजिएगा? इसके अंदर हमेशा आप एक एंगल फीड कीजिएगा। और क्योंकि इसके अंदर आप एंगल फीड कीजिएगा तो एंगल जो होती है वो हमेशा क्या होती है? डायमेंशनलेस। क्योंकि एंगल होती क्या है? एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ये छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान रखना कि अगर कोई आर्क, हम आर्क लें और उस आर्क को रेडियस से डिवाइड कर दें, ठीक है ना, आर्क लेंथ को, तो हमें एंगल मिल जाता है, जो एंगल ये सबटेंड करता है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ओके, तो आर्क ऊपर लेंथ है, आर्क लेंथ, तो इट इज m0 l0 सॉरी m0 l1 t0, और नीचे रेडियस भी लेंथ ही है, तो इट इज m0 l1 t0। तो कट के क्या हो गया? m0 l0 t0। ठीक है, तो एंगल जो हो गया, एंगल की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? m0 l0 t0। देयरफॉर एंगल इज डायमेंशनलेस। ठीक है ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि एंगल इज डायमेंशनलेस बट इट हैज अ यूनिट। ठीक है ना, एंगल की यूनिट आपको पता है क्या होती है? रेडियन होती है एंगल की, ऐसा यूनिट। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि कैन अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैव अ यूनिट? तो हां, यूनिट होती है डायमेंशनलेस क्वांटिटी की। यहां पे आप देख सकते हो एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है। जरूरी नहीं है कि हर डायमेंशनलेस क्वांटिटी की यूनिट है होती हो, जैसे प्योर रेशियोज जो होती हैं जनरली वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होती हैं, लेकिन एंगल की डायमेंशन तो नहीं होती है, एंगल डायमेंशनलेस होती है, पर इसकी यूनिट जरूर होती है। तो एंगल इज दो डायमेंशनलेस बट इट हैज अ यूनिट, रेडियन। ठीक है, तो क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आप लोग एंगल फीड करोगे और एंगल डायमेंशनलेस होता है, यानी कि जो भी थीटा इसके अंदर आएगा वो थीटा क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। तो क्योंकि ये डायमेंशनलेस है तो देयरफॉर अगर आप टैन के अंदर मान लीजिए लिख रहे हो टैन AB by C,
मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी क्वांटिटी है tan AB by C, तो यहां पे ये AB by C जो है, AB by C को क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। AB by C मस्ट बी M0 L0 T0, क्योंकि वो किसके अंदर लिखा हुआ, वो tan के अंदर लिखा हुआ है, या साइन के अंदर भी मान लीजिए रहता है, साइन A प्लस बी अपॉन सी माइनस डी। तो इसके अंदर क्या होना होता है, क्योंकि ये सबको मिलकर के एंगल के बराबर होना पड़ेगा, देयरफॉर A प्लस बी अपॉन सी माइनस डी मस्ट बी डायमेंशनलेस M0 L0 T0। तो अभी तक दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने सीखा। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि आप देख सकते हो यहां पर कि tan थीटा, ये पूरा का पूरा tan थीटा, पूरी sin थीटा, पूरी cos थीटा, इनको तो डायमेंशनलेस होना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें एंगल्स की, मतलब उसके उनके अंदर जो फीड हो रहे हैं एंगल्स हैं, तो ये जो एंगल्स हैं इनको भी क्या होना होता है, इनको भी डायमेंशनलेस ही होना होता है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम टेलिंग यू। इसको ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमारी जो हेडिंग आएगी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसके अंदर भी इसको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तीसरा जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बोल रहा हूं वो है कि e की पावर, e एक्सपोनेंशियल कहलाती है, तो e की पावर कोई सा भी मान लो चीज हो, कोई सा भी नंबर हो, e की पावर x, इसको हमेशा आप क्या बोलोगे, डायमेंशनलेस। मतलब जैसे e की पावर कोई भी नंबर है, e स्क्वायर हो गया या फिर e क्यूब हो गया, ये पूरी की पूरी डायमेंशनलेस होगी, यानी M0 L0 T0। ठीक है ना, तो e की पावर में कुछ भी हो वो हमेशा डायमेंशनलेस ही माना जाएगा, यानी M0 L0 T0 माना जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें यहां पर कि e की पावर में कोई चीज अगर लिखी हुई है, e की पावर के अंदर, जैसे कि e की पावर के अंदर मान लीजिए लिखा हुआ है AB by C, अब e की पावर में क्योंकि केवल नंबर जा सकता है, e की पावर में कोई वेरिएबल, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं जा सकती है, e की पावर में केवल नंबर्स जा सकते हैं, तो AB by C को भी क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। AB by C इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। ठीक है, यानी M0 L0 T0, यानी e की पावर x पूरी की पूरी भी डायमेंशनलेस होती है, और e की पावर में जो x होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है, यानी AB by C को भी क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। सेम काम हम log के लिए कर सकते हैं, ये नोट डाउन कर लेना आप लोग। सेम काम अगर हम लोगैरिथमिक फंक्शंस के लिए करें, तो log के लिए आप क्या लिखोगे, log AB by C, मान लीजिए पहले ऐसे लिखा हुआ log x, तो log x ये जो पूरा का पूरा है ये डायमेंशनलेस होगा, दिस विल बी डायमेंशनलेस, दैट इज M0 L0 T0। ये log x पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होता है, और log के अंदर जो x होता है ये x भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, यानी x की भी डायमेंशन क्या हो जाएगी, M0 L0 T0। ठीक है ना, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको ध्यान रखना कि आप कभी भी ऐसे नहीं लिख पाओगे, जैसे साइन ऑफ 1 kg या साइन 30 kg, साइन 30 kg, ये मीनिंगलेस है, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो साइन 30 डिग्रीज kg, ये सही है। साइन 30 डिग्रीज kg आप क्यों लिख पाओगे, क्योंकि ये डायमेंशनलेस नंबर है, यूनिट बाहर लगी हुई है। साइन 30 डिग्रीज kg का मतलब क्या हो, साइन 30 क्या होती है, 1/2, तो साइन 30 डिग्रीज kg का मतलब हो गया 1/2 kg, लेकिन साइन के अंदर ही 30 kg डाल दो, साइन 30 डिग्री नहीं, आप डाल दिया साइन 30 kg, 30 kg का साइन बताओ, तो वो तो क्या होगा, साइन 30 kg इज जीरो, सॉरी साइन 30 kg इज मीनिंगलेस, इट्स नॉट जीरो मीन्स इट्स मीनिंगलेस, इट्स एब्सर्ड। साइन 30 kg तो क्या हो जाएगी, एब्सर्ड हो जाएगी, लेकिन साइन 30 डिग्रीज kg की अगर हम बात करें, तो साइन 30 डिग्रीज और बाहर kg लगा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा साइन 30 डिग्रीज जो होगी 1/2 हो जाएगी। ये क्लियर है आपको, साइन 30 डिग्रीज जो होगी वो क्या हो जाएगी, 1/2, तो ये 1/2 kg हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे लॉग के अंदर आप देख सकते हो कि अगर, या e की पावर में देख सकते हो, e की पावर 2 kg, तो ये मीनिंगलेस ऑपरेशन है, लेकिन अगर मैं लिखूं e की पावर 2 kg, अब वो बाहर है, तो ये सही है, ये क्लियर है आपको, क्योंकि ये पूरी डायमेंशनलेस है और फिर बाहर यूनिट लगी हुई है। ठीक इसी तरह, तो इन चीजों को आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अब हम लोग आ रहे हैं यहां पर डिस्कशन में इस क्वेश्चन के,
ठीक है। अब इस क्वेश्चन के डिस्कशन से पहले एक और बस पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अगर मान लीजिए कि आप 5 kg में से 2 kg को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आंसर आता है 3 kg। मतलब कि मास माइनस मास इज इक्वल टू आपको मास मिलेगा। सेम लेंथ के लिए भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। मास प्लस मास भी क्या हो जाएगा, मास प्लस मास भी आपको क्या दिखेगा, मास ही दिखेगा। तो मास प्लस माइनस मास इक्वल टू मास। वैसे लेंथ की बात करो, मान लो कि 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, दिस इज 7 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इधर अगर लेंथ है और प्लस माइनस भी करते तो वही आता है लेंथ, ठीक है ना। माइनस भी करते तो इधर 3 किलोमीटर आ जाती, तो लेंथ की ही डायमेंशन होती, ठीक है ना। तो लेंथ प्लस माइनस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, मास प्लस माइनस मास इक्वल टू मास, लेंथ प्लस माइनस लेंथ इक्वल टू लेंथ, ठीक है ना। तो यहां पे यूनिट बहुत जरूरी है कि 5 kg माइनस 2 kg इक्वल टू 3 kg। मतलब कि अगर आप मास में से मास को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मास ही आएगा, लेंथ में से लेंथ को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगी, लेंथ आएगी। ये बहुत जरूरी है, आपको ध्यान देना यहां पर, ठीक है। तो अगर आप लोग अब देखते हो यहां पे, मतलब इसका मतलब यह भी था कि आप केवल किसको जोड़ और घटा सकते हो, जिन क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कल करेंगे। बट मान लीजिए अगर मैं बोलूं 5 kg माइनस 2 किलोमीटर, तो कर पाइएगा क्या, दिस इज एब्सर्ड, दिस इज मीनिंगलेस। एब्सर्ड मतलब कि मीनिंगलेस है ये। 5 kg माइनस 2 किलोमीटर, तो ये इंपॉसिबल है। यानी कि अगर किसी एक्सप्रेशन में, किसी फॉर्मूले में, अगर किसी भी फॉर्मूले के अंदर प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज, प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड हैं, तो उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्योंकि सेम डायमेंशन को ही आप जोड़ पाओगे या घटा पाओगे। तो अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने ये पूछा है बस सिंपली आपसे कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और r जो है वो रेडियस है, ठीक है ना। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड r जो है वो रेडियस है। तो अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो फॉर्मूला है वो रिप्रेजेंट करता है, इन चारों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला है जो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। तो अगर हम लोग पहले फॉर्मूले को चेक करें, पहले फॉर्मूले को, अंडर रूट ऑफ GR स्क्वायर, तो G की जगह पे आप क्या लिखोगे, m0L1t माइनस 2, क्योंकि एक्सेलरेशन है। R स्क्वायर, तो R स्क्वायर की जगह पे लिखोगे m0L1t0 का स्क्वायर, क्योंकि R हमारा रेडियस है जो लेंथ होता है, और लेंथ का स्क्वायर कर रखा है यहां पे हम लोगों ने, इनटू म्यूएस tan थीटा -1। अब यहीं पे ध्यान देने वाली बात है, कंसेप्ट आ रहा है, ये पूरा म्यूएस tan थीटा डायमेंशनलेस होगा। क्यों डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि ये 1 के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 के साथ ये सब्ट्रैक्शन साइन से सेपरेटेड है, और क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। यानी कि यहां पे आप लिखोगे m0L0t0 माइनस m0L0t0 डिवाइडेड बाई, नीचे भी m0L0t0 प्लस m0L0t0, ठीक है। तो अब यहां पे यानी कि आपके पास क्या आ रहा है, इट इज m0L1t माइनस 2 इंटू m0L2t0, और यहां पे क्योंकि डायमेंशनलेस से डायमेंशनलेस सब्ट्रैक्ट करोगे तो डायमेंशनलेस ही आएगा, तो यानी हो गया m0L0t0 डिवाइडेड बाई, और ऐड भी करोगे तो वही आएगा m0L0t0। यानी कि यहां पे हमारे पास m0, ठीक है, और L1 प्लस 2, क्योंकि सेम बेस पे पावर ऐड होंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो L3t-2 है, ठीक है। तो L3t-2 आपके पास दी हुई है, यानी कि आएगा m0L की पावर 3/2 t की पावर -1। तो ये तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी आपको पता है कि वेलोसिटी जो होती है v इज इक्वल टू, वो क्या होती है, v इज इक्वल टू m0L1t-1। ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो वेलोसिटी होती है वो m0L1t-1 होती है। तो पहला जो है, क्योंकि पहला फॉर्मूला डायमेंशनली गलत हो गया है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो देयरफॉर फॉर श्योर इट इज रॉन्ग, ठीक है।
अब हम दूसरे फॉर्मूले में आते हैं, सेकंड वाले में, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया। अब यदि हम सेकंड वाले में आए, ठीक है ना, g बाई आर स्क्वायर 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा अपॉन म्यू एस टैन थीटा प्लस 1, तो इसके अंदर आप लोग क्या लिखोगे? देखो ये वाली चीज तो हर एक में क्या होने वाली है? डायमेंशनलेस। ये वाली जो चीज है हम इसको जज करते हैं अब, ठीक है। तो यहां पर अगर हम जजमेंट लेते हैं, नाउ इट इज फॉर 2, तो यहां पर अगर हम जजमेंट लेंगे तो g की जगह पे क्या लिखोगे? m0 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को लिखेंगे m0 l2 t0, मतलब m0 l1 t0 का होल स्क्वायर, दैट इज m0 l2 t0। तो अब यहां पे क्या हो गया? m0 l1 t माइनस 2 है ऊपर g की वजह से, और नीचे है m0 l2 t0। अब ये जो है ये तो m0 l0 t0 ही रहेगा इस साइड पे, पर अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा m0 l माइनस 1, ठीक है, m0 l माइनस 1 t माइनस 2। माइनस 1 क्यों? क्योंकि नीचे 2 है ऊपर 1 है, तो ऊपर जाके माइनस 2 हो जाएगी, और इंटू m0 l0 t0। तो यानी कि हो गया आपके पास m0 l माइनस 1 बाई 2 t माइनस 1। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप देख सकते हो, ये जो फॉर्मूला नंबर 2 है ये भी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी को अगर रिप्रेजेंट करना होता है इसको, तो इसकी डायमेंशन होनी चाहिए थी m0 l1 t माइनस 1, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। अब अगर हम ऑप्शन नंबर 3 पर आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये क्या हमें बता रही है? इट इज g बाई आर। तो g बाई आर में तो g तो हमने ऊपर लिखा ही है m0 l1 t माइनस 2, r की जगह पे क्या लिखेंगे? m0 l1 t0, केवल इतना लिखेंगे हम लोग। तो यहां पे आप देखो कि ये l से l भी कैंसल आउट हो गया, तो l की पावर 0 हो गई, और केवल यहां पर t माइनस 2 है, यानी हमारा आंसर आएगा m0 l0 t माइनस 1। तो t माइनस 2 का अंडर रूट है, तो ये क्या हो गया? t माइनस 1। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। क्यों ऑप्शन नंबर 3 गलत है? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना होता तो m0 l1 t माइनस 1 होना होता, और ये आ रहा है m0 l0 t माइनस 1 आ रहा है। ये क्लियर है आप लोगों को? तो अब हम फोर्थ वाला बचा, ऑब्वियसली फिर फोर्थ वाला सही आंसर होगा, बिना चेक किए इसको टिक कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कभी भी अगर आपको पता ही नहीं चलता कि इसमें वेलोसिटी का कौन सा सही फॉर्मूला है, तो आप सिंपली क्या कर देते हैं, यहां पे डायमेंशनल एनालिसिस में फोर्थ वाला करके आपको दिखा देता हूं। तो ये GR लिखा हुआ है, तो GR का मतलब हो गया m0 l1 t माइनस 2 इंटू r, r की जगह पे लिखोगे m0 l1 t0। तो ये क्या हो जाएगा अब आपके पास? तो देयरफॉर दिस बिकम्स m0 l2 t माइनस 2 इंटू दिस, ये जो इस साइड पे पड़ी हुई है पूरी, ये तो हमेशा m0 l0 t0 ही है, पहले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था इसको। तो अब ये हो रहा है m0 l2 t माइनस 2, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखे अंडर रूट में, तो ये हो गया m0 l2 t माइनस 2, सारे जोड़ के लिख दिया, और अंडर रूट हटाया तो ये हो गया m0 l1 t माइनस 1। देयरफॉर दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट एंड देयरफॉर दिस मे बी करेक्ट, ठीक है। अब मे बी का मतलब यही करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी तीनों तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो गए, हमने चेक किया। तो मान लीजिए 2 डायमेंशनली करेक्ट हुए होते, कोई 2 डायमेंशनली करेक्ट हो गए होते, डायमेंशनली करेक्ट कोई 2 आए रहते, तो उनमें से हमें चूज करना पड़ता कि भाई अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा। लेकिन यहां तो 3 डायमेंशनली गलत हो गए, और अगर डायमेंशनली गलत हो गए तो फॉर श्योर गलत है। तो 3 डायमेंशनली गलत हो गए हैं, एक ही सही आया है, और इसीलिए यही हमारा सही ऑप्शन है या सही फॉर्मूला है, ठीक है। ये नीट 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हो। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है फिजिक्स के अंदर कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला वाया डायमेंशनल एनालिसिस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग इन यूनिट्स एंड डायमेंशंस, क्योंकि पूरी की पूरी फिजिक्स में जब आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा हो 4 ऑप्शन में, तो हमेशा आप क्या कर सकते हो, आप डायमेंशनल एनालिसिस करके कम से कम 2 ऑप्शंस को तो रूल आउट कर ही पाओगे उसके अंदर। 1 या 2 ऑप्शंस तो ऑब्वियसली रूल आउट हो जाते हैं 90% ऑफ केसेस के अंदर, तो आपको जजमेंट लेना आसान हो जाता है, ठीक है। तो
ये पहला तरीका, पहला यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा है। टोटल 4 यूजेस होती हैं, 4 मेजर यूजेस होती हैं डायमेंशनल एनालिसिस के, और सब यूजेस भी होते हैं, बट 4 मेजर यूजेस होती हैं। तो नेक्स्ट कल की क्लास में हम लोग 2 और मेजर यूज पढ़ेंगे, दैट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है कि इस लेक्चर से नोट मेकिंग करनी है। इन्हीं दोनों जो न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं उसको 2-3 बार कर करके और अच्छे से बिल्कुल ग्रास्प करने की कोशिश करना आप लोग। एंड मोर इंपॉर्टेंटली एनसीईआरटी के पीछे जो आपका चार्ट है या अपेंडिक्स के अंदर जो दिया हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूले वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज की, उनमें से कोशिश करना 5 to 10 क्वांटिटीज लर्न करने की। ठीक है, थैंक यू।